हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में आज मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में बताने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मैंने पिछले वीडियो में आपको राज्यपाल के बारे में बताया, जिसके कि दो पार्ट मैंने बनाए, राज्यपाल और फिर राज्यपाल के कार्य और शक्तियां, दो पार्ट है। इस मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद यह भी कार्यपालिका का ही एक अंग होता है। जैसे कि कार्यपालिका के दो अंग होते हैं, एक नामात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नामात्र की कार्यपालिका या संवैधानिक कार्यपालिका, उसका जो मुखिया होता है, जो अध्यक्ष होता है, वह राज्य का राज्यपाल होता है। इसी तरह से राज्य की जो कार्यपालिका होती है, जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसको भी यही शासन के वास्तविक अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री। तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि अनुच्छेद 153 में कहा गया है, 153 में कहा गया है कि राज्य की एक कार्यपालिका होगी जो कि किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। और राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सहायता और परामर्श से कार्य करेगा। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था जो की गई है, उसका अध्यक्ष एक मुख्यमंत्री होता है। जैसे अनुच्छेद 153 से लेकर 152 तक, 153 से लेकर 162 तक, इसमें राज्यपाल के बारे में प्रावधान है। राज्यपाल के बारे में प्रावधान है 153 से 162 तक। 163 और 64 में मुख्यमंत्री की व्यवस्था की गई है, कैबिनेट की व्यवस्था की गई है और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 163 में। और अनुच्छेद 164 में कहा गया है, 164 में, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। और मुख्यमंत्री के परामर्श से वह मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। 64(1) में है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो इस तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो करता है, लेकिन कैसे करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय राज्यपाल यह देखता है कि विधानसभा में किस दल का बहुमत है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को वह मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं, 403। इसका बहुमत कितना होता है? आधे से अधिक, यानी आधे से अधिक अर्थात 202। आधा कितना हो गया? 201 पॉइंट समथिंग। तो 202 मान लेते हैं इसको। 202 बहुमत चाहिए, सामान्य बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है? 2/3 होता है। तो विशेष बहुमत तो मिल पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि इतने दल होते हैं और विभिन्न दलों का अपना जनाधार होता है। तो विभिन्न दल सीटें प्राप्त करते हैं। बहुमत इसका हम कितना निकालते हैं? विशेष बहुमत कितना है? 403 का 2/3 बराबर कितना हो जाता है? 3
एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 334 सीटें करीब, 3 चौको 12, यानी कि 334 या 35 सीटें ये विशेष बहुमत हो जाता है। 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत कहते हैं। तो इतना सीटें मिल पाना किसी भी दल के लिए असंभव होता है। जैसे जो 2017 का जो चुनाव हुआ था, 2017 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में सीटें कितनी थी? 403 सीटें थी, 403 सीटें थी। और सर्वाधिक सीटें बीजेपी को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इनकी कुल सीटें मिलाकर, यानी गठबंधन के साथ कुल सीटें मिलाकर 325 हो गई थी, 325 सीटें हो गई थी। तो जब इतनी सीटें हो जाती हैं, यानी कि बहुमत किसका हो गया? बीजेपी का बहुमत, यानी कि यह विशेष बहुमत के करीब जा रहा है। तो हमें सरकार बनाने के लिए केवल 202 सीटें की आवश्यकता होती है, 202 सीटें की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से राज्यपाल यह देखता है कि विधानसभा में किस दल का बहुमत है। तो जिस दल का बहुमत होता है, उसी दल के लीडर को वह सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। कुछ पार्टियों में मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं होता है, जैसे कि 2017 के पहले बीजेपी में कोई चेहरा नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। 2017 से योगी जी का चेहरा बन जाते हैं मुख्यमंत्री का, और 5 साल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए फिर मुख्यमंत्री योगी जी के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है। इसी तरह से कांग्रेस का भी कोई चेहरा नहीं है, कांग्रेस का भी कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस अगर सीटें प्राप्त करती है, कांग्रेस अगर सीटें प्राप्त करती है, तो ये कांग्रेस की केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि सीएम कौन होता है, पीएम कौन होता है। परंतु कुछ ऐसे दल हैं जिनका जो सर्वोच्च लीडर है, जो मुखिया है, जो हाईकमान है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वही सर्वेसर्वा है। जैसे कि अगर सपा, समाजवादी पार्टी अगर बहुमत में आती है, तो इसका मुख्यमंत्री कौन होगा? समाजवादी पार्टी से अखिलेश होंगे, श्री अखिलेश यादव जी होंगे, अखिलेश यादव। अगर बीएसपी बहुमत में आती है, तो कौन होगी? सुश्री मायावती, क्योंकि यही दल की सर्वश्रेष्ठ लीडर है, मुखिया है। अगर केंद्र में भी लोकसभा में भी इनका बहुमत होता है, तो अखिलेश ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा में अगर बीएसपी बहुमत में होती है, तो मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, ये दोनों क्षेत्रीय पार्टी, ये क्षेत्रीय पार्टी है, यह बीएसपी भी राष्ट्रीय पार्टी है। यह बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी, यह जो है क्षेत्रीय पार्टी है, यह यूपी के लिए है, क्षेत्रीय पार्टी है। तो इस तरह से जिस दल को बहुमत मिलता है, उसी दल की सरकार बनती है। 202 यह बहुमत होता है। अब मान लीजिए किसी भी दल को बहुमत न प्राप्त हो, जैसे 95 का, 98 का, किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है कि वह किस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, किस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। जैसे कि 202 किसी का भी बहुमत नहीं होता है, 202 किसी का भी बहुमत नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में यह राज्यपाल के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसको मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करे। ऐसी स्थिति में वह जो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी जो सर्वाधिक सीटें प्राप्त की होती है, उसको यह बुला सकता है, या कम सीट प्राप्त की होती है उसको भी बुला सकता है, परंतु उसको बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। यानी कि अधिकतम सीमा कितनी है? 1 महीने या 1 हफ्ते वह बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। तो ऐसी स्थिति में वह जो राजनीतिक दल होता है, वह कई छोटे छोटे दलों को मिलाकर गठबंधन सरकार बना लेते हैं। जैसे कि मायावती और कल्याण सिंह का गठबंधन, और इसी तरह से 2007 में तो पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। किसको? मायावती को, बीएसपी को। 2012 में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था।
तो इस तरह से जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में यह राज्यपाल के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वह ऐसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे जो बहुमत साबित कर ले और जो सरकार को चला। ये राज्यपाल के ऊपर, विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति के पश्चात, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के पश्चात अब मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे होती है? अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने के पश्चात मुख्यमंत्री क्या करता है, अपने दलों में से वह कुछ मंत्रियों को, कुछ व्यक्तियों को, कुछ विधानसभा के सदस्य यानी विधायकों को ये नामित करता है। उनसे ज्यादा चहेता होता है, अनुभवी होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के नियुक्ति के समय यह ध्यान रखा जाता है कि हर क्षेत्र से सबका प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए। हर क्षेत्र से, जैसे यूपी में, यूपी के मंत्रिपरिषद है तो जितने भी है, जो पूर्वी इलाका है, पश्चिमी इलाका है, दक्षिणी इलाका है, उत्तरी इलाका है, हर क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व मंत्रिपरिषद में प्राप्त हो जाए और मंत्रिपरिषद में ऐसे व्यक्ति नामित किए जाएं, नियुक्त किए जाएं जो अधिक से अधिक अनुभवी हों, जो काफी राजनीति में अत्यधिक ज्ञान रखते हों, जो कि जिनका की जनता से प्रत्यक्ष लगाव हो, प्रत्यक्ष जुड़ाव हो, ऐसे व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद के सदस्य के लिए नियुक्त किया जाता है। तो 2003 में एक संशोधन किया गया, 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 में। इसमें यह कहा गया कि मंत्रिपरिषद की, चाहे वह केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 15% हो सकती है। 15% से अधिक नहीं हो सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, इसका 15% निकालने पर कितना प्राप्त होता है? 15 चौका 60, यानी कि 62 सदस्य संख्या हो सकती है मंत्रियों की। तो इस तरह से 91वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को निश्चित कर दिया गया है। 15% से अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन छोटे राज्यों के लिए 12 मंत्रियों का प्रावधान किया गया है। 12 मंत्रियों का प्रावधान किया गया है कि छोटे राज्यों के लिए कम से कम 12 मंत्री होंगे। इनकी योग्यता क्या होती है? मंत्रिपरिषद की सदस्य बनने की योग्यता वही होती है जो विधानसभा के सदस्यों की होती है। यह विधानसभा के सदस्यों की योग्यता कितनी होती है? उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए और कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। साथ ही साथ वह राजनीतिक अनुभव प्राप्त हो। जब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है और इसके पश्चात इनका क्या होता है? शपथ ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण होता है। जो शपथ ग्रहण होता है वह अनुच्छेद 164(3) में दिया गया है। 164(3) में इनका दिया गया है शपथ ग्रहण। अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में जो शपथ ग्रहण का शपथ का प्रारूप है उसी के अनुसार इनका शपथ ग्रहण होता है 164(3) में। और 164(2) के अनुसार, 164(1), 164(2) कि यह विधानसभा के प्रति, जो मंत्रिपरिषद होगी, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यानी कि जो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यह 164(2), 164(3), 164(4) के अंतर्गत, 164(4) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि कोई मंत्री ऐसा है जो कि विधानसभा का सदस्य नहीं है, न तो विधान परिषद का सदस्य है, ऐसी स्थिति में उसको 6 महीने तक मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर
उसको विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक होता है। जैसे कि यदि विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर लिया जाए या वह कहीं से उपचुनाव लड़कर वह विधानसभा का चुनाव जीत ले, विधानसभा का सदस्य हो जाए 6 महीने के अंदर अंदर, या तो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। यदि वह सदस्य नहीं होता है तो दूसरी बार उसको मंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 164(5) के अंतर्गत इनको वेतन भत्ते का प्रावधान किया, इनके वेतन भत्ते का प्रावधान किया गया है। 105 के अंतर्गत 164(5) के अंतर्गत वेतन भत्ते का प्रावधान किया गया है। इनको वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं, जो सांसदों को मिलते हैं वह मंत्रियों को भी मिलते हैं, और मंत्रियों को कुछ विशेष रियायतें सुविधाएं दी जाती हैं। विधायकों के अलावा जो विधायकों को मिलते हैं वह मंत्रियों को भी मिलते हैं, मंत्रियों को विशेष रियायतें और सुविधाएं दी जा सकती है। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत एक महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान, महाधिवक्ता 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। महाधिवक्ता की योग्यताएं वही होंगी जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं होती हैं, वही महाधिवक्ता की योग्यताएं होती हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और इसका कार्य होता है कि विधिक मामलों में सरकार को परामर्श देना, विधिक मामलों में सरकार को परामर्श देना। अनुच्छेद 166 के अंतर्गत, अनुच्छेद 166, देखिए मैं आपको 163 से लेके 167 तक पढ़ा रहा हूं। 163 से लेके 167 तक, 152 से लेके 152 से लेकर 162 तक मैंने राज्यपाल के संदर्भ में बताया है। 152 में जो है, 152 में इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। बाकी 153 से लेके 162 तक इसमें राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 166 में जो है उसमें राज्य सरकार की समस्त कार्रवाई, अनुच्छेद 166 में कहा गया है कि राज्य सरकार की समस्त होगी वो किसके नाम से होगी? राज्यपाल के नाम से होगी, राज्यपाल के नाम से। यानी अनुच्छेद 166 में राज्यपाल के नाम से की जाएगी। जितनी भी राज्य का संचालन होता है, जितने जीओ जारी किए जाते हैं राज्यपाल का हस्ताक्षर होता है, जितने विधेयक पारित किए जाते हैं, जो कानून बनते हैं राज्यपाल का हस्ताक्षर होता है, कोई शासनादेश होता है तो राज्यपाल के नाम से लागू किया जाता है। यानी कि राज्य सरकार की समस्त कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री का यह दायित्व होगा कि वह राज्यपाल को सूचना देगा। यानी कि अनुच्छेद 167 के अंतर्गत जिस तरह से अनुच्छेद 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना पाने का अधिकार है शासन के संबंध में, इसी तरह से अनुच्छेद 167 में भी राज्यपाल को मुख्यमंत्री से सूचना पाने का अधिकार है। और मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह शासन के कार्रवाई, शासन संचालन में या कोई भी शासन संबंधी मामलों में प्रत्येक सूचना को राज्यपाल को देगा या राज्यपाल को अवगत कराएगा। यानी कि राज्यपाल को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167। इस तरह से मैंने आपको 163 से लेके 167 तक बताया। बाकी 168 में विधानमंडल है जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां, कार्य और शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां। मुख्यमंत्री क्या करता है? देखिए, मुख्यमंत्री जब अपने पद पर नियुक्त हो जाता है तो नियुक्त होने के पहले वह क्या करता है?
मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है, पहला काम होता है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए मंत्रियों की होनी आवश्यक है। यदि मंत्री नहीं रहेंगे तो मुख्यमंत्री अकेला कुछ नहीं कर सकता है। जिस तरह से राजा होते थे और राजा के विभिन्न मंत्री होते थे, विभिन्न मंत्री होते थे, राजा विभिन्न मंत्रियों को नियुक्त करता था ताकि वह विभिन्न विभागों का कार्य संचालन करे, विभिन्न विभागों का देख रेख करे। इसी तरह से समस्त राज्य के प्रशासन हेतु मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है और विभिन्न मंत्रियों को विभिन्न विभागों का बंटवारा किया जाता है। तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। और जब मंत्रिपरिषद का गठन, जैसा कि 91 में संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15% हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15% हो सकती है। तो मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की श्रेणी होती है वह 3 प्रकार की श्रेणी होती है मंत्रियों की। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरा होता है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। तीसरा होता है उप मंत्री। यह 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट श्रेणी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। 3 स्तर के मंत्री होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उसको मुख्य विभाग दिए जाते हैं, वह हमेशा मुख्यमंत्री के साथ लगे रहते हैं। राज्य मंत्री होते हैं, यह राज्य मंत्रियों को या तो स्वतंत्र विभाग दिया जा सकता है, या तो विभाग को दिया जा सकता है, या तो इनको कैबिनेट मंत्री के साथ संबद्ध किया जा सकता है। ये जो उप मंत्री होते हैं ये राज्य मंत्रियों के साथ संबद्ध होते हैं। तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं, 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। तो इस तरह से मुख्यमंत्री अपने नियुक्ति के पश्चात वह मंत्रिपरिषद का गठन करता है। दूसरा, वह मंत्रिपरिषद के बीच वह विभागों का वितरण करता है, विभागों का वितरण करता है। किसके बीच? मंत्रियों के बीच। जैसे कि शिक्षा विभाग किसी मंत्री के हवाले कर देगा तो वह क्या हो गया? शिक्षा मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, परिवहन मंत्री हो गया, और लोक निर्माण निगम मंत्री हो गया, पशुधन प्रसाद मंत्री हो गया। मतलब विभिन्न जितने भी विभाग होते हैं सभी विभागों को मंत्रियों से संबद्ध किया जाता है। और उस विभाग का जो अध्यक्ष होता है, जैसे शिक्षा विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री होता है। इसी तरह से गृह विभाग होता है, बिजली विभाग होता है। तो मंत्री जो होते हैं अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। यदि उस विभाग में किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो मंत्रियों की जवाबदेही होती है। तो इस तरह से वह विभागों का बंटवारा करता है, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। जो मुख्यमंत्री होता है वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी होता है, राज्यपाल के बीच कड़ी का काम करता है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी होता है। क्योंकि मंत्रिपरिषद कैबिनेट में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं कैबिनेट सीधे उसको राज्यपाल तक नहीं पहुंचाते हैं, वह मुख्यमंत्री के माध्यम से पहुंचता है, मुख्यमंत्री के माध्यम से। यानी कि जैसा कि अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि समस्त कार्रवाई की सूचना मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा। तो इस तरह से मुख्यमंत्री एक कड़ी का कार्य करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में, कैबिनेट में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, या कौन से विधेयक लाना है, इन सब की सूचना जो होता है वह राज्यपाल को अवगत कराता है। तो मुख्यमंत्री जो होता है एक तरह से कड़ी का कार्य करता है, एक मध्यस्थता की भूमिका अदा करता है, वह एक मध्यस्थ की भूमिका अदा करता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, विधानसभा का नेता होता है। वह जब विधानसभा की जब बैठकें होती हैं तो मुख्यमंत्री उसमें अपनी कार्य योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, अपनी उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, अपनी घोषणाओं, वह विधानसभा में घोषणाएं करता है और इस तरह से वह विधानसभा का नेता होता है। विधानसभा के सारे सदस्य मुख्यमंत्री से क्वेश्चन कर सकते हैं और मुख्यमंत्री स्वयं उनका उत्तर दे सकता है या संबंधित मंत्री से वह उत्तर देने के लिए कह सकता है। मुख्यमंत्री जो होता है वह मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता करता है,
मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता करना। मंत्रिमंडल की जब बैठकें होती हैं, वह बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, क्योंकि वह मंत्रिमंडल का ही मुखिया होता है, मंत्रिपरिषद का ही मुखिया होता है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने का कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। विभागों में समन्वय स्थापित करना, विभागों में समन्वय स्थापित करना। यदि दो या दो से अधिक विभागों के बीच किसी प्रकार का टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को बुलाता है और उनमें सामंजस्य स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है। मुख्यमंत्री अपने विकास नीतियों का निर्माता होता है, विकास नीतियों का निर्माता होता है। राज्य में कितने कितने विकास किए गए हैं, करने हैं, उन विकास, वह जो भी विकास नीतियां होती हैं वह मुख्यमंत्री के नाम से ही जानी जाती हैं। जैसे कोई योजनाएं लागू की जाती हैं तो हम उस मुख्यमंत्री का नाम जरूर लेते हैं, मुख्यमंत्री का नाम जरूर लेते हैं। तो विकास नीतियों का निर्माता होता है, वह राज्य में विभिन्न योजनाएं बनाता है, विभिन्न योजनाओं को लागू करता है, जनता का कल्याण करता है, विकास करता है, विभिन्न प्रकार के विकास वह करता है। राज्य के पदाधिकारियों की नियुक्ति, राज्य के जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं, उन पदाधिकारियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। जैसे वित्त आयोग के, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, हालांकि ये सारी नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। लेकिन राज्यपाल अपने मन से नहीं करता है नियुक्तियां, उसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की परामर्श लेता है। बिना मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श का राज्यपाल कोई भी नियुक्ति नहीं कर सकता है। तो जो नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं, वही नियुक्तियां मुख्यमंत्री के द्वारा भी की जाती हैं। तो वो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। इसी तरह से जितने भी आयोग होते हैं, राज्य के विभिन्न आयोग होते हैं, विभिन्न कमेटियां होती हैं, उन सभी कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। इसके अलावा अन्य कार्य, 9वां अन्य कार्य में वह जो है योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय परिषद होती हैं, क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। ये क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 20 मई 1990 को की गई थी। 1956 विधि द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह क्षेत्रीय परिषद का वह सदस्य होता है और साथ ही साथ क्रमवार उपाध्यक्ष भी होता है। यह बारी बारी से वह उपाध्यक्ष होता है। इसमें 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, एक पूर्वोत्तर परिषद है जो कि मिलाकर 6 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित हो गई है। इसके अलावा अंतरराज्यीय परिषद का, अंतरराज्यीय परिषद का वह सदस्य होता है, अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का, यानी कि एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। राज्य सरकार का वह प्रमुख प्रवक्ता होता है, राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, वह राज्य का मुख्य प्रशासक होता है। आपातकाल के दौरान राज्य का मुख्य प्रशासक। लोक कल्याणकारी कार्य,
लोक कल्याणकारी कार्य, तो ये मुख्यमंत्री के कुछ शक्तियां हैं। जैसे वह राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। वह किसी राज्य में जाता है तो अपने राज्य का प्रमुख प्रवक्ता के रूप में वह चिन्हित होता है। उसका परिचय क्या होता है? उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री तो अपने राज्य के सरकार के नीतियों और कार्यों का विवरण वह प्रस्तुत करता है, वह व्याख्यान करता है कि वह उसकी उपलब्धियां क्या क्या है, वह कौन कौन से कार्य किए हैं। आपातकाल के दौरान राज्य का मुख्य प्रशासक होता है। जब अनुच्छेद 352 और 360 लागू किया जाता है तो इस के तहत वह राज्य का मुख्य प्रशासक हो जाता है। इमरजेंसी में वह राज्य का मुख्य प्रशासक हो जाता है। हालांकि जब 356 लागू किया जाता है तो वह तो भंग हो जाता है। सरकार 356 क्या है? राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पे राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की संस्तुति कर सकता है। इस स्थिति में वह विधानसभा को भंग कर सकता है या सरकार को भंग कर सकता है। इसके अलावा वह लोक कल्याणकारी कार्य करता है। लोक कल्याणकारी कार्य करता है जैसे कि वर्तमान सरकार ने विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्य किया। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना, आवास योजना, पेंशन योजना, विभिन्न प्रकार की जो पेंशन दिए जाते हैं विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए, छात्रों के लिए, शोधार्थियों के लिए जो भी सुविधाएं दी जाती हैं जिससे कि जनता का अधिकतम कल्याण हो सकता है, वो सारे कल्याणकारी कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। ये रहा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको राज्य विधान मंडल के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।